तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज हम आपको एक कत्ल की मिस्ट्री और उसकी हिस्ट्री बताएंगे और साथ ही जन जन को शातिर दिमाग आफ्ताब की चाल भी समझाएंगे। उसके एक एक घिनौने काम को बताएंगे ताकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जन जन की आवाज में आज हम यूपी के सियासी परिवार की कहानी दिखाएंगे जिसमें एक रिश्ता है जो खास है। चुनाव पास आते ही यहां दिलों की दूरियां मिट जाती हैं, जहां चुनाव में बेहतर नतीजों की आस में चाचा भतीजा आए पास में। और इसके बाद हम जन जन की आवाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, जहां हम आपको दिखाएंगे कैसे किसी के पास खाने को एक वक्त का खाना नहीं होता तो किसी के यहां सोने की कटोरी में खाना परोसा जाता है। और फिर बात करेंगे एक डॉन के घर बजती शहनाई की। कल तक मुंबई में जिसके नाम की तूती बोलती थी, आज उसके घर बड़ा तामझाम है। परोल पर बाहर आए डॉन के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक घर, एक फ्रिज, उस फ्रिज में खाने का सामान और एक लड़की के 35 टुकड़े। ये वो खबर है जिससे पूरा देश गुस्से में है कि कैसे एक लड़की को मार दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, जंगल में कई दिनों तक उन्हें फेंका जाता है और अब हाथ लगता है। तो क्या एक हकीकत कि अब श्रद्धा नहीं है, लेकिन एक और हकीकत है कि आरोपी आफ्ताब इतना शातिर है कि उसने सारे सबूत मिटा दिए जो उसके इकबालिया बयान में शामिल हैं। मतलब पुलिस के हाथ खाली हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सारे सबूत हो गए साफ तो कैसे मिलेगा इंसाफ। उसका नाम श्रद्धा था इसलिए कि वो अब है नहीं, लेकिन उसकी एक और पहचान थी कि वो हिंदुस्तान की बेटी थी, वो एक परिवार की बेटी थी, वो किसी की बहन थी। जितने टुकड़ों में उसकी पहचान कायम थी, उतने ही टुकड़े कर उसकी जीवंत पहचान को मिटा दिया गया। टुकड़ों को लेकर अब टुकड़ों में खबरें आ रही हैं। हर सुबह एक नए खुलासे के साथ सब कुछ घिनौना लगने लगता है। प्यार और हत्या के बीच यह कहानी धोखे पर सवार है। इस घटना का एक एक वक्त बड़े सवाल खड़े करता है, जो जमीनी भी हो सकते हैं और ज़हनी भी। तारीख 18 मई, जगह दिल्ली, रात करीब 10 बजे। उस दिन जो कुछ हुआ वो सुनने से महज आप सिहर जाएंगे। सोचिए, दिल्ली के तकरीबन 2 करोड़ लोगों के बीच 90,000 से ज्यादा पुलिस वालों की पहरेदारी के बीच क्या क्या हो रहा था। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। टुकड़ों को 18 पॉलीथीन बैग में बंद कर फ्रिज में रखा। 10 घंटे तक वो शव के टुकड़े टुकड़े करता रहा। 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया। सभी टुकड़ों को पॉलीथीन में बंद कर फ्रिज में रखा। इस दौरान उसने ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म करने के बाद वो बियर लाया, फिर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखी और सो गया। कत्ल के बाद आफ्ताब ने अपने फोन को OLX पर बेच दिया। 4 महीने बाद पिता ने पुलिस से बेटी के साथ संपर्क न हो पाने की शिकायत की। 14 सितंबर को श्रद्धा के परिवार को उसके गुम होने के बारे में पता चला। 26 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने पहली बार आफ्ताब से पूछताछ की। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता उसका हाल जानने दिल्ली पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिली। 12 नवंबर की रात पुलिस ने आफ्ताब को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के किचन से खून के निशान मिले। 15 नवंबर को पुलिस आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगल पहुंची। महरौली के जंगल और फ्लैट में छिपे श्रद्धा मर्डर के केस के राज को सामने लाने के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए है। लेकिन शातिर दिमाग आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल को इतनी प्लानिंग के साथ किया है कि पुलिस भी खुद हैरान है।
कई ऐसे सबूत हैं जो सामने होकर भी सामने नहीं हैं। श्रद्धा की हत्या हुई ये कंफर्म नहीं है। पॉलीथीन बैग गायब है। कत्ल की वजह साफ नहीं है। खून के छींटे साफ कर दिए गए। जुर्म के कपड़े गायब हैं। इलेक्ट्रिक आरी गायब है। श्रद्धा का फोन गायब है। सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। श्रद्धा के ही अवशेष कंफर्म नहीं हैं। सिर धड़ का हिस्सा मिला नहीं है। सबूतों के नाम पर पुलिस को जानकारी ज्यादा है। कोर्ट में साबित करने के लिए पुख्ता सबूत कम हैं, लेकिन पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है। दिल्ली पुलिस अब नए सुराग वाटर बिल पर आफताब से पूछताछ करना चाहती है। आफताब के महरौली फ्लैट का पानी का बिल 300 रुपए आया है, जबकि पड़ोसियों का बिल 0 है। वजह यह है कि दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर आफताब ने इतना पानी कहां खर्च कर डाला। लेकिन सवाल यही है कि श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा, बेटी के साथ बर्बरता को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ये रिश्ता क्या कहलाता है जो चुनाव आते ही खास हो जाता है? जी हां, हम बात करें यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार की, यानी मुलायम सिंह के कुनबे की, जिसमें चाचा भतीजे के बीच की तल्खी से हर कोई वाकिफ है। लेकिन इस तल्खी को मिटाने की दवा चुनावों के ऐलान में निहित है। और एक बार फिर मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर चाचा भतीजे की एक साथ तस्वीरें आने लगी हैं। बहू चाचा के घर आने लगी हैं। भतीजा भी बोल रहा है कि चाचा का रोल बड़ा है। समाज हो, समारोह हो, कोई आफत हो या सिकाना, अब खूब भंजाया जा रहा है। भंजाया भी क्यों न जाए। कल तक चच्चा को गच्चा देते भतीजे अखिलेश यादव अब सियासी कार्ड में अपने चाचा शिवपाल का नाम छाप रहे हैं। लेकिन चाचा भतीजे का प्यार भी बड़ा सीजनल है। चुनावी सीजन में उफान मारने लगता है और चुनाव खत्म होते ही सब खत्म होने लगता है। लखनऊ से सियासी गुणागणित तय करने वाले जानते हैं कि अभी यूपी की सियासत का पारा मैनपुरी में सबसे ज्यादा हाई है। बीजेपी की कोशिश है कि सपा का सियासी किला भेद दिया जाए। वो सियासी किला जिसकी जाति गणित वाली कला को लेकर कलमकार भी लिखते हैं कि मुश्किल होगी। लेकिन बीजेपी मुश्किल काम को भी मुमकिन करने के लिए जानी जाती है। सियासी चश्मे से मैनपुरी कुछ ऐसी दिखती है। मैनपुरी में कुल वोटर्स 17 लाख, यादव 4,35,000, ठाकुर 2,50,000, दलित 1,50,000, शाक्य 3,15,000, ब्राह्मण 1,25,000, लोधी 1 लाख और मुस्लिम वोटर्स 45,000 हैं। इस सियासी गणित को हल करने के लिए अपने अपनों के पास आ रहे हैं ताकि सब साथ साथ बने रहें। इस कड़ी में आज सैफई में चाचा शिवपाल से अखिलेश यादव मिलने पहुंचे। अखिलेश के साथ डिंपल यादव भी मौजूद थी। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को यहां वोटिंग होगी। सपा ने इस सीट से मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। इस सियासी फाइट में शिवपाल धर्म संकट में फंस सकते हैं, लेकिन अखिलेश उन्हें परिवार का पालनहार बनने की जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। दरअसल रघुराज शाक्य शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। रघुराज शाक्य भी कहते हैं कि वो मुलायम सिंह को अपना गुरु मानते थे और शिवपाल राजनीतिक गुरु हैं। माननीय नेताजी हमारे गुरु रहे। सबसे पहले तो नेताजी का आशीर्वाद रहा। नेताजी हमारे गुरु रहे और धरती पुत्र मुलायम सिंह को ऐसे नहीं कहा गया। बहुत बड़े नेता थे, बड़े दिल के नेता थे, बड़े नेता थे। उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। राजनीतिक गुरु माने शिवपाल सिंह जी हैं। वो लाके आए, राजनीति में लेके आए। लेकिन परिवार की मंझधार में नाराज चाचा शिवपाल बह गए और कहने लगे कि जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से। मतलब साफ है कि परिवार एक है, परिवार का वोट एक है, चाचा भतीजे एक हैं। कब तक एक है ये तो समय बताएगा, या यूं कहें कि मैनपुरी चुनाव के फैसले की तारीख सब कुछ तय कर देगी।
वैसे तो चाचा भतीजे के बीच सियासी पैचअप विधानसभा चुनाव के पहले भी हुआ था, लेकिन परिणामों के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। अब मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव हैं और दोनों के बीच ट्विटर पे एक दूसरे को प्रेम दर्शाया जा रहा है। तो अभी सवाल है कि क्या परिणामों के बाद दोनों के रिश्तों की ये तस्वीर कायम रह पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन चंद्र विद्यार्थी, भारत 24, लखनऊ। बिहार में आज एक मंत्री के घर रेड पड़ी, एक अधिकारी के घर रेड पड़ी, एक मुख्यमंत्री को तलब किया गया। यह मामला आपको बता दें भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब जोर हुई। लेकिन जांच एजेंसियां कहती हैं कि अब देर हुई। बिहार के उद्योग मंत्री के ठिकाने पर पटना में आईटी की छापेमारी हुई है। छापेमारी के लिए आए 2 दर्जन से ज्यादा लोग खाना पीना लेकर कार्रवाई करने पहुंचे। बताया गया कि मामला महंगा है। ड्राइवर बता रहा है कि मंत्री जी के यहाँ 25 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। टीम पहुंची है रेड करने 25 इनकम टैक्स की टीम है। इम- इनकम टैक्स की। और कितने अधिकारी हैं उसमें? उसमें 25 आदमी हैं। 25। समीर महासेठ के पटना आवास स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी की गई। मंत्री समीर कुमार महासेठ घर पर ही मौजूद है। समीर महासेठ आरजेडी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। ऐसे में आईटी रेड को सियासी रेड बताया जा रहा है। छापेमारी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 तक ये चलता रहेगा। अभी आप देख नहीं रहे हेमंत सोरेन जी के साथ क्या हो रहा है, और सब लोग तो जान ही रहे। अब कोई नई बात रही है क्या? ये इसमें बार बार टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता जान रही है क्यों। डर है ना, 24 का डर है। क्या 24 भाजपा समाप्त? झारखंड में देख रहे हैं ना हेमंत सोरेन के साथ क्या हो रहा है। अपने मंत्री पर छापेमारी को डिप्टी सीएम तेजस्वी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दरअसल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश हुए। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं न कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। आज कहीं न कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे, और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बिहार के एक और कमरे की तस्वीरें दिखाते हैं। कमरे में घुसते ही आधा दर्जन से ज्यादा लोग नजर आने लगते हैं, जो टेबल पर गुफ्तगू करते दिख रहे हैं। लेकिन दरअसल मामला कुछ और ही है, ये समझने में वक्त नहीं लगता। चूंकि टेबल पर सजी पैसों की चटाई बताती है कि मामला महंगा है। टेबल पर रखी सोने की कटोरी बताती है कि खूब खाया पिया गया है। बिहार के पटना में एक ड्रग इंस्पेक्टर पर निगरानी विभाग की टीम ने छापा मारा है। ड्रग इंस्पेक्टर नवीन के घर से कैश और ज्वेलरी मिली है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में कई जमीनों के पेपर भी मिले हैं। टीम की कार्रवाई जारी है। टीम ने सीतामढ़ी में नवीन कुमार को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद टीम उन्हें सीतामढ़ी से पटना लेकर आई। मतलब आज का पूरा दिन बिहार झारखंड में रेड से भरा रहा, जहां भर भर कर नोट मिलने की उम्मीद रही, लेकिन इसके सियासी मायने भी खूब निकाले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मुंबई में एक वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन रहे अरुण गवली के घर इन दिनों शादी का माहौल है। छोटे बेटे की शादी के लिए अरुण गवली को 4 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है। आज उनके शादी वाले घर में क्या कुछ हो रहा है, इसी पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
अंडरवर्ल्ड डॉन से नेता बने अरुण गौली के घर में आज शहनाई बज रही है। मैं खड़ा हूं दगड़ी चाल में और दगड़ी चाल के इसी घर में जो है उनके बेटे की, छोटे बेटे की शादी की शहनाई बज रही है और आज जो है शाम को रिसेप्शन होना है। शाम को जो रिसेप्शन होना है वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रिसेप्शन होना है, लेकिन हल्दी, संगीत और बाकी का जो कार्यक्रम था वो दगड़ी चाल के इसी हिस्से में जो है वो हुआ है। अरुण गौली इसी बिल्डिंग के ऊपर के महले पे रहते हैं, उसका पूरा परिवार रहता है और दगड़ी चाल उनके लिए पूरे परिवार की तरह है। पूरा का पूरा अगर दगड़ी चाल देखा जाए तो सजाया हुआ है, मंडप लगा हुआ है, मंदिर को जो है फूल माला पहनाई गई है और इस दगड़ी चाल के पूरे हिस्से को जिस तरीके से सजाया गया है उससे समझ में आता है कि अरुण गौली के अपने इस बेटे की शादी जो है वो बड़ी ही ऐतिहासिक और बड़ी ही शानदार ढंग से जो है करने की तैयारी है। अरुण गौली के लोग जो है धीरे धीरे इकट्ठा हुए, उनके परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि उनके अपने भांजे जो सचिन अहिर है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, इस वक्त शिवसेना के विधायक हैं, वो जो है शादी में होंगे। उसके साथ साथ कई बड़े नेता, कई फिल्म अभिनेता जो है उनकी शादी में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये शादी जो है की तैयारी की जा रही है वो अपने आप में एक यादगार शादी के रूप में जो है देखी जा रही है और इसीलिए उन्हें जो है पैरोल मिली है। 4 दिनों की पैरोल थी। आज शादी की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और 7 बजे के आसपास इस शादी को लेकर एक रिसेप्शन है और उसके साथ साथ जो है ये शादी पूरी की जाएगी। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, मुंबई। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 23 साल की शिवानी चौहान को कालकाजी वार्ड से प्रत्याशी बनाया है। वो सबसे कम उम्र की पार्षद प्रत्याशी हैं। शिवानी ने अपना ग्रेजुएशन फैशन डिजाइनिंग में किया है। वो कहते हैं कि छोटी उम्र में लोगों की जिंदगी में बड़े सुधार लाना चाहती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिवानी चौहान है। आइए 19 से बात करते हैं। शिवानी, ये कहते हैं तो सुना है कि देश का भविष्य युवाओं के साथ, आज आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, क्या कुछ कहेंगे? मैं पहली बात तो धन्यवाद करना चाहूँगी अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि युवा, पहली बार एक युवा 23 साल का युवा जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा एमसीडी से, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारी सोसाइटी के लिए और पॉलिटिक्स फील्ड में। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। काफ़ी सारी समस्या है इस वार्ड की, कैसे हल करेंगे क्योंकि यूथ है? एक्चुअली प्रॉब्लम काफ़ी है हमारे कालकाजी एरिया में, तो हमने अपने प्लान्स एंड विजन सेट कर रखे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। पहली बात तो हम जो एमसीडी का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, पहली बार हमें उसको सिस्टम पे लाना है कि सिस्टमैटिक वे में सारे काम हो और रेगुलर बेसिस पे काम पूरे होते जाएं लोगों के। क्या क्या काम बिगड़ा है एमसीडी का? आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ी सी दूर पे जाओगे तो कूड़ा दिखेगा, गाड़ियों के नीचे कूड़ा दिखेगा, सफाई करने यहाँ पे कोई आता नहीं है हफ्तों तक, जब तक आप उनको पैसे नहीं देते 200-300 रुपये। यहाँ पे रोड्स की मेंटेनेंस नहीं होती, कंस्ट्रक्शन नहीं होता, पार्क्स की मेंटेनेंस नहीं होती, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे इस एरिया में। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं रोड की मेंटेनेंस नहीं होती, पार्क ठीक नहीं है, तो इनको ठीक करने का विजन क्या? इसको ठीक करने का ये है कि एमसीडी में इस बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है। हमें ऐसी सरकार बनानी है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम करती है, लोगों के लिए सोचती है, और आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार है जो अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए हमेशा समर्पण रही है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ गणेश पाठक, भारत 24, दिल्ली। यूपी के बरेली जंक्शन पर गुरुवार को डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के दौरान टीटी ने फौजी को धक्का दे दिया, जिससे फौजी चलती ट्रेन से गिर गया और फौजी के दोनों पैर कट गए। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ही आरोपी टीटी फरार है। बलिया के रहने वाले सोनू राजपूत बटालियन जयपुर में तैनात है। वो दिल्ली जा रहे थे। बरेली स्टेशन पर सुबह 9:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आकर रुकी थी। वो पानी की बोतल लेने के लिए स्टेशन पर उतरे। 9:20 पर जैसे ही ट्रेन चली, वैसे ही फौजी सोनू कोच में चढ़ने लगे। आरोप है कि कोच में मौजूद टीटी उपेंद्र बोरो ने उन्हें धक्का मार दिया। इससे फौजी का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए। इससे फौजी का एक पैर कट गया और दूसरा बुरी तरह कुचल गया।
इसकी सूचना मिलते ही अन्य फौजी मौके पर पहुंच गए। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है, मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या घटना क्या हुई है यहाँ पर? घटना आप देखिए, उससे पूछताछ करें। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद साथी फौजियों ने टीटी की जमकर पिटाई कर दी। घायल फौजी को इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।